ठीक है, ये हेड है एग्जैक्ट, बिल्कुल सही है। ये करेक्शन यहाँ से चली नीचे तक आने लगी थी, लेकिन उससे पहले ही मार्केट में डबल बॉटम पैटर्न बना और मार्केट ऊपर चली गई, लेकिन डबल टॉप पैटर्न बन के दोबारा मार्केट इस हायर लो के नीचे आई, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ और फिर मार्केट में करेक्शन की एंडिंग हो गई। ठीक है ना, ये देखो ये मार्केट अच्छी नहीं है, देखो यहाँ पे बहुत गंदी खिचड़ी पकी हुई, कंसोलिडेशन हो गई थी। बहुत ये गंदी एक्चुअली जो मार्केट। बंद था ना, जब सैटरडे, जो हाँ फ्राइडे मार्केट नाइट में बंद हुआ, तब का मैंने लास्ट हाँ, मोमेंट पे ये प्रो बनाया है, अच्छा बंद के बाद मार्केट। ठीक है। फिर मार्केट में देखो शोल्डर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, मतलब करेक्शन की एंडिंग ट्रेंड लाइन पे नहीं हुई, फर्स्ट टाइम ट्रेंड लाइन पे नहीं हुई, ब्रेकआउट। लेकिन करेक्शन पे शोल्डर पे हो गई। शोल्डर पे हो गई, अगर करेक्शन की एंडिंग हो गई तो इम्पल्सिव को स्टार्ट होना है, लेकिन वो ट्रेंड लाइन को नीचे से ऊपर वापस ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, फिर कर करा के बिल्कुल, अगर आप मेरे से सीधे शब्दों में पूछो तो हेड एग्जैक्ट है, शोल्डर एग्जैक्ट है, क्योंकि ये भी इम्पल्सिव वेव है, ये भी इम्पल्सिव वेव है। तो इस इम्पल्सिव वेव का जो ये हेड था वो अब बन गया शोल्डर, और शोल्डर से जहां से करेक्शन स्टार्ट होती है और जहां एंड होती है, ये हमारी नेकलाइन है, एकदम ठीक, नेक लाइन। कोई कमी नहीं। अब थोड़ा माइंड में वो चेंजेस आए थोड़ा। हाँ, थोड़ा हाँ, अभी अगर समझ में पूरे आ गया है। वो चेंजेस। पहले क्या था, करंट कैंडल कोई पकड़ के चल रहा है तो उसको ही हेड मान लेते थे, अभी पीछे वाला हम हाँ देखते ही नहीं थे, अभी एकदम पीछे वाला देखते हैं, तो इसे थोड़ा इजी हो गया। अच्छी बात है भाई, ठीक है। इसका एक छोटा एक बड़ा वाला स्ट्रक्चर, ये एकदम छोटा वाला स्ट्रक्चर उसको उन्होंने मिनिमाइज एकदम जूम आउट करके दिखा हुआ हम्म, है, इस ये तरह से वही मैंने नहीं है उसको ड्रॉ मेरे किया। हिसाब से, तो वही है। वही सेम सेम ही है, उसको जूम आउट करके देखा, वो थोड़ा बड़ा करके रखा। हाँ तो ठीक है, ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये नेकलाइन हो गया, बहुत अच्छी बात है। मार्केट में ये जूम लोअर आउट, हाई शिफ्ट हो रही है तो अपने हाँ। ट्रेंड लाइन लगा दिया, ट्रेंड लाइन लगा दिया, मैंने एक्चुअली बहुत इसलिए अच्छा। जूम आउट किया कि आपको थोड़ा आगे का पिक्चर का पता चल जाए कि आगे क्या हाँ चल रहा हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है भाई। मार्केट में नेकलाइन पे आने के बाद फिर वो डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई क्या है, ऐसे हम्म। करके ब्रेकआउट होता है या ऐसे करके ये मार्केट तो ऊपर ऐसे ही। जाती है। एबीसी के अंदर तो मार्केट में स्टक एरिया बनेगा ही बनेगा। है। जी। ठीक है, बहुत अच्छा है एक भाई, और भी है, ठीक है। इससे पहले अभी एक और होगा यूएस, नहीं है, दो ही है। उसी ट्रेडिंग व्यू पे, अच्छा ये ट्रेडिंग व्यू वाला, पे होगा, हाँ ये वाला। यस, इसमें नीचे वाला हेड, ये हमारा हेड शोल्डर हो गया, एंड ऊपर वाले लेग लाइन। बिल्कुल ये ये शोल्डर हेड हो हो गया, गया, और ये नेकलाइन इसलिए नहीं ऊपर वाले। हुई क्योंकि यह ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अगर यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता तो ये हमारे लिए नेकलाइन हो जाती, ये शोल्डर हो जाता। वही। पर वो शोल्डर पे ही अभी है। और मैंने, बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन, बहुत अच्छे से लगाई हुई है। अब मजा आ रहा है, ठीक है। हेड हो गया, शोल्डर हो गया, नेकलाइन हो गई, ट्रेंड लाइन हो गई। एक मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग के लिए क्या चाहिए होती है, चार चीजें, हेड, यस, शोल्डर, नेकलाइन, शोल्डर, ट्रेंड। नेकलाइन, ट्रेंड लाइन। ये चार चीजें, ये चारों चीजें बिल्कुल एक्यूरेट लगी हुई, बहुत अच्छा। देखा माइंडसेट चेंज करने से मिनिमाइज पेज होगा। क्या हाँ, फर्क पड़ता है। एक और उसी तरफ एक पिक्चर होगा, आपने जो देखा ना उसी का सेम, एक बार जरा रिवर्स करके। हाँ, ये वाले छोटे से एकदम जूम आउट करके देखा हुआ है। हेड बराबर लगा है ना मेरा। हेड शोल्डर, हाँ ठीक है, वही चीज है, कोई फर्क नहीं है बिल्कुल। हाँ, बस वो छोटा करके मैंने इसलिए पीछे का पूरा व्यू देखने। हाँ ठीक है, कोई कमी नहीं है मेरे भाई। हम्म। अभी मैंने ट्रेडिंग व्यू, अरे वो उस पे भी देखा, फिटेक्स पे भी बनाया था मैंने। फिटेक्स में इतना जूम आउट नहीं होता तो मजा नहीं आया, लेकिन फिर भी कोशिश करी मजा हमने नहीं देखने आया। की। हाँ, इसमें जूम आउट ज्यादा होता नहीं है तो। हम्म। ये ब्रोकर है बहुत बड़ा, लेकिन ये ना फीचर्स नहीं देता, मैंने देखा है। हाँ। हम्म। बहुत बड़ा ब्रोकर है, लेकिन एक तो इसकी लाइन उठाओ, अगर मैं इसको बोल दूं ना ये इधर से इधर लगा दो, तो आपकी रात निकल जाएगी इस लेवल को उठा के यहाँ लगाने में। नहीं, नहीं होती। चिपक जाता है वो, चिपक जाता है। परेशानी दे देती एक है। हॉरिजॉन्टल लेवल को भी उठाने में ना ऐसा लगता है इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी इस चीज को करने के लिए। सही बात है, तो कई बार ऐसा चिपकता है, हिलता ही नहीं वहां से। इरिटेट कर देता है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है साला, कुछ कोई लेवल शिफ्ट करना परेशान। हो, कुछ करना हो, रो पड़े बंदा, उसको ऐसा लगे भैया ट्रेडिंग छोड़ के मैं
कुछ और कर लूंगा, ये नहीं, ये काम लेवल धंधा कर लो। सही कुछ और सही बात। काम धंधा पकड़ लूंगा। बहुत इरिटेट करता है। और बेफालतू के फीचर दे रखे हैं, एंजल ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन, वो ट्रेंड लाइन, काम नहीं है जिस चीज के वो दे रखे हैं बेफालतू के, क्या बताएं। हम्म। तो इसलिए, और जूम आउट करना चाहिए बंदे को, ऑल ओवर पूरा व्यू देखना, पूरा टारगेट ट्रेंड वगैरह देखना है। हाँ, वो कैसे देखेगा? तुम इससे है, ज्यादा वो ही नहीं रहा। कोई नहीं रहा तो बेवकूफी ना, ये ब्रोकर क्या है। और मैं अकेला नहीं, कई बंदे नाराज हैं ये क्यूटेक्स के जो इंटरफेस सही को लेके। दुनिया ही बोलती है सही लेकिन ये बात। सुधरते नहीं है साले, क्या बोले हैं। अच्छा, हम्म, बात करूँ तो ये हम्म। हेड है एक्यूरेट। शोल्डर, शोल्डर यहाँ मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है ऐसा शोल्डर लोगों मेरे को का। तो क्यूटेक्स ही अच्छा लगता है दूसरे से तो। देखो क्यूटेक्स इसलिए अच्छा लगता है ब्रो आपको सीधे, क्योंकि बंदे को चाहिए पैसा। ठीक है। अब और नहीं, पैसे ब्रोकर के लिए क्या। नहीं, मैं हम्म, इंटरफेस के लिए बोल रहा हूँ, वो लुकिंग में अच्छा है बाकी बाकी से। अच्छा अच्छा, मेरे को तो भाई आई के ऑप्शन, या ये हो सकता है मैंने हाँ 5 साढ़े 5 साल किया ही आई के ऑप्शन का इंटरफेस पे काम है तो। हाँ, तो वो भी हो नहीं, सकता है, IQ वो सेट बेटर हो है, जाए ना। ड्राइंग करने में बेटर है, ड्रॉ करने में बेटर है IQ काफी हद तक। बहुत बहुत उठाते ही कटक करके लेवल ड्रॉ हो जाता, कटक करके लेवल लाइनें लग जाती, कटक करके वो छोटे छोटे वो जोन लगा लो, कुछ लगा लो, सेकंडों में काम हो जाता है। इसमें तो बंदा रो पड़े। हम्म। सही बात। ठीक है, मार्केट में बात करूं, हेड ठीक है, शोल्डर, नेकलाइन, ट्रेंड लाइन ठीक है, करेक्शन की एंडिंग यहाँ हुई है, ठीक है। यहाँ पर भी लग सकता है लेकिन ना, नहीं यहाँ पर करेक्शन, लो लो है ब्रेकआउट नहीं लेकिन हुआ ना, नहीं हुआ ना, यही तो चक्कर है। हाँ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, कोई यहाँ पर भी नहीं लंबे हुआ। तक हो ही नहीं रहा था, लास्ट में यहाँ तक देखो जाके अब पूरा आपको पता लगने लग गया होगा कि ये जो दो है ये रिट्रेसमेंट है, ये जो तीन है ये इंटरेस्टमेंट रिट्रेसमेंट है, है। ये जो है रिट्रेसमेंट है, ये जो है रिट्रेसमेंट है, ये जो है रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट नहीं हाँ, है। उसने ब्रेक, उसके हायर हाई को ब्रेक करके ऊपर गया, या तो लोअर वो हाई वाले को, को करेक्शन लोअर हुआ। हाई, लोअर हाई को, हाँ। सॉरी, लोअर हाई को लोअर हाई करेक्शन को हुआ। ब्रेक करके ऊपर, तो ये करेक्शन कंफर्म हो गई, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट लगाया, कोई कमी नहीं। यही चाहता था मैं, यही चाहता था। बस समझ में आ जाए। ठीक है, हेड हो गया, भी- शोल्डर हो गया, नेक लाइन हो गई। बहुत अच्छा, करेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ एंड हुई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्म हो गया। उसके मार्केट ऊपर गई, उसके बाद जितने भी लेफ्ट हैंड साइड वाले लोअर हाइज होंगे मार्केट उन तक पहुंचेगी। बहुत अच्छा, कोई कमी नहीं है भाई, वेरी गुड। चलो ओके। अच्छी बात है, समझा पाए और आप समझ पाए, वरना ये गिल्टी शायद हाँ नहीं, जिंदगी अभी भर थोड़ा जिंदगी भर रह नहीं नहीं, जाएगी। एकदम अच्छे से आ गया, वो उन्होंने पूछ लिया क्वेश्चन, बहुत अच्छा किया, मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है ब्रो। अब तो मेन आपको मेजर की जो दिक्कत आ रही होगी, अब तो वो मेरे हिसाब से सॉल्व आउट हो गई, सॉल्व खत्म हो आउट गई। हो गई, चैप्टर इट्स चैप्टर ओके। क्लोज हो गया वो, है ना। हाँ, ये मेरा है। परफेक्ट। ये क्या लगाया आपने? कौन सा वाला? ऊपर वाला हेड है, नीचे वाला शोल्डर है, और सबसे लास्ट वाला निकला है। हेड के बच्चे नीचे, हेड के बाद पूरा शोल्डर ही है भैया, उसको टच नहीं, नहीं वो किया। जोन है शायद से। देखो देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, पेज छूट गई। अगर हाँ। मैं देखो, अगर मैं इसको हेड मानता हूँ क्योंकि हाँ। इम्पल्सिव की एंडिंग है, तो इससे रिसेंटली जो प्रीवियसली इम्पल्सिव की एंडिंग है वो यहाँ हुई है, इसका मतलब ये हाँ, एज अ शोल्डर है। तो ये और शोल्डर हाँ। ये है। नेकलाइन, ये नेकलाइन, हो गई, और एकदम पास में ही ओके। चालू खत्म हो गया। आपने जो ड्रॉ किया ना वो पूरे ही स्ट्रक्चर को आपने हेड लिया शोल्डर था, हाँ। नेकलाइन ले, बहुत ही बड़ा है। जो हाँ। मैंने आपको दिखाया था ना, आप ऐसे करते हो लेकिन ऐसे नहीं सबसे करना, पहला आपको वाला। जूम। देखो मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग में इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव को फोकस करना है। इसके अंदर हाँ। देखो कितने सारे इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव हैं। इसका मतलब पूरे आप हाँ। इस बंच को ले रहे हो तो आप पूरा ट्रेंड को वो कर रहे हो, मेजर स्ट्रक्चर नहीं कर रहे। मेजर स्ट्रक्चर के अच्छा। अंदर मैंने इसको जो किया है, देखो इसके अंदर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अच्छा, इम्पल्सिव अच्छा। करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, करेक्ट। इम्पल्सिव। आपको इम्पल्सिव, ये हाँ। लेना, ये लेना। अब डबल टॉप पैटर्न बना, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, ऐसे। करेक्टिव। अब आपको अच्छा। ऐसे लेना। अच्छा, ठीक है। अब बहुत अब वही बात होगी, अब पता नहीं कितने दिनों बाद जाके मार्केट यहाँ आएगी, तो तब आप
सोचोगे उसके बीच में मार्केट भागे। खेल के भी निकल गई, समझ नहीं पाओगे। समझे? अच्छा, दूसरा में वैसे ही होगा, दूसरा पिक। नहीं ये नहीं, हाँ बस ये। ब्रो बहुत ज्यादा जूम आउट है ना इसके अंदर, तो कैंडल का बिहेवियर ही नहीं हाँ, दिख रहा। पता पता ही नहीं मैं चल इसको रहा पता कि वो नहीं क्या लगा पा रहा करेक्ट। कि मैं कहाँ पे करेक्शन को देख सकूं। ठीक है, इसको देखा जाए तो ये बहुत ठीक है, हम्म। इसको देखा जाए तो ठीक है ना। लेकिन ऐसी हाँ सिचुएशन में ना ये ध्यान रखा करो, यहाँ पे शोल्डर दो हैं, एक हाँ, ये भी ये है, वो रहा, ये रहा। अच्छा, वो नीचे वाला भी। हाँ। ये दो शोल्डर्स हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा। ठीक है ना। आप बहुत जूम आउट करके लेवल ड्रॉ कर दो, जूम आउट करके लेवल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। समझे? अच्छा। हाँ हाँ। जूम इन इसमें जो करके। पूरा हेड बना है उसमें कहीं ना कहीं शोल्डर होगा तो भी पता नहीं चलेगा, इतना जूम आउट हो चुका है कि भाई वो करेक्शन कुछ आई होगी हाँ, पता नहीं मैं चलेगा। हाँ वही मैं कहना चाहता हूँ, अगर करेक्शन यहाँ बनी भी वही है, कंफ्यूजिंग। मैं पता नहीं कर पा रहा, हाँ, तो भी पता नहीं चल, हाँ पता नहीं चलेगा, ये जूम आउट चक्कर। बहुत है। हाँ हाँ। ठीक है ना, बाकी ठीक है, जैसे मैंने जिगर भाई को बताया, आप भी हम्म। देखना उस तरीके से हो जाए, हाँ कोई बड़ी बात। जी जी। मेरा दिमाग में किक कर गई ना बात, अब हो हाँ हाँ जाएगा, हाँ, हाँ, वो हो जाएगा, हाँ। बस वो मैटर करता है। अच्छा और भी है क्या? नहीं, ठीक है, दो ही दे। ठीक है, ठीक है। एक बार देख लो हमारा लास्ट टॉपिक, जिगर भाई। अच्छा सिर्फ डाउट की क्लास हुई थी, उससे पहले कैंडलस्टिक जस्ट रीडिंग। लास्ट वो कैंडलस्टिक का थोड़ा समझा था हाँ हमने, हाँ, मेजर स्ट्रक्चर में कैंडलस्टिक को। ठीक है। हो गया। ठीक है, तो हमने क्या समझा था कि मार्केट में एक के मैं जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ। बायर पहुंचे एक रेजिस्टेंस लेवल पर, रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचने के बाद बायर ने पता किया कि हाँ यहाँ पर सप्लाई है या नहीं, और इस जी। एरिया से रिवर्सल आएगा या नहीं। वो कैसे पता चलेगा कि इस एरिया से जो सेलर का मोमेंटम आया है, तो अब पिछली बार तो यहाँ पर देखा बहुत हाई सप्लाई थी, तो बायर जब इस बार इस जगह पर आए हैं, तो क्या इतने सेलर्स पावर में है कि वो मार्केट में रिवर्सल ला सके? ठीक है ना, हम्म। इधर से रिवर्सल ला सके। अब बायर पहुंचे एक रेजिस्टेंस लेवल पर, पता किया कि हाँ भाई हम इतने बंदे हैं, मान लो एग्जांपल हम 10 बंदे हैं, हम 10 बंदों को चाहिए माल, क्या तुम माल मुझे दे सकते हो, सप्लाई दे सकते हो? ठीक है, अब इस एरिया वो लेवल ये भी हो सकता है, वो लेवल ये भी हो सकता है। टेस्ट करने का मतलब होता है जी। कि बायर एक लेवल पर आके पता कर रहे हैं कि इस एरिया में सप्लाई है या नहीं। नहीं। ठीक है ना, क्योंकि रिजेक्शन दिख रही है तो है, हम्म, और अगर है तो कितनी है? क्या इतनी है कि वो मेरे को इंगल्फ करके मैं दोबारा कराऊं तो फिर मेरी डिमांड को रिलीज, मेरी डिमांड को फिनिश करके अपने यूटर्न करने में कामयाब हो, इतनी सप्लाई है? तो वो चीज वो वहां के बिहेवियर से पता लगता है। ठीक है ना। अब बायर पहुंचे एक रेजिस्टेंस लेवल पर, पता किया कि भैया हमें माल चाहिए, हम 10 बंदे हैं, हमें माल चाहिए, आप कितना स्टॉक हमें दे सकते हो? अब सेलर ने एक करेक्टिव वे फॉर्म करके बताया जी मेरे पास तो इतनी सप्लाई। इतना स्टॉक है। अब बायर ने बोला यार इतने बंदों को तो यार इतना माल मिल गया, क्योंकि डोमिनेट कर दिया, लेकिन रिमेनिंग बायर्स का क्या? अब अगर ग्रुप के आधे बंदों को माल मिल जाए, तो आधे बंदों को तो नीड होगी या नहीं होगी, वो हमें पता करना होता है। मतलब कि जी। जैसे बोलते हैं रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकआउट सपोर्ट बनता है, फिर मार्केट ऊपर जाती है। तो ये जो बायर एंटर करेंगे, ये बायर कौन होते हैं? ये बायर बचे हुए हो। रेसिड्यूल जो बचे हुए यही बाकी रह बायर गए होते हैं, जो रिमेनिंग बायर है, जहाँ जो अभी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो बायर कैसे आगे जाते हैं,
उसी के बिहाफ पे हम पता कर सकते हैं कि डबल टॉप पैटर्न बनेगा या मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगा या क्या करेगा, वो हमें कैंडल बताती है। किसका है? ठीक है, तो अब बायर फिर अगर इस अब सेलर ने बोला जी मेरे पास इतना माल है, अब बायर ने बोला यार आधे बंदों को माल मिल गया, आधे बंदों को नहीं मिला, यार मुझे माल तो चाहिए, अब मैं क्या करूं? अब ये रिमेनिंग बायर कुछ कैंडल के अंदर ना आके तीन तरीके की सिचुएशन जो मैंने आज 5 इयर्स में फील करी है, जो देखी है और जिसके भी पे मैं भी समझता हूँ, वो तीन जी सिचुएशन क्रिएट करता है। पहली, अगर रिमेनिंग बायर इंटरेस्टेड है तो कॉमन सी बात है, अब एक चीज बताओ, मार्केट में सप्लाई नहीं है लेकिन आपकी नीड है, तो आप क्या करते हो? हाई प्राइस में परचेज करते हो, मतलब उस चीज की कीमत बढ़ाते हो, उस चीज का प्राइस जो है वो बड़ा बढ़ जाता है। जी तो अब जो बायर आए, बायर या आए रिमेनिंग बायर, यही बायर, हम्म, तो क्या पता चला? अभी पहली सप्लाई डिमांड सिचुएशन में ज्यादा है। की डिमांड ज्यादा है। मैं बताता हूँ, मतलब रिमेनिंग बायर्स, हाँ इनका इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्टेड है, पता लग रहा है, जी ठीक है ना? अब पहली सिचुएशन में क्या बनाई कि जो रिमेनिंग बायर्स हैं उनकी जो डिमांड है वो हाई ज्यादा है, है। अभी भी ज्यादा है। और ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बायर की डिमांड हाई है, सेलर की जो सप्लाई है वो वीक है, ठीक है ना? मतलब क्या स्टोरी बनेगी? हम क्या स्टोरी बनाएंगे कि सेलर ने जब बायर पहुंचे एक रेजिस्टेंस लेवल पर, सेलर ने अपनी हेलो सप्लाई दिखाई। हाँ ब्रो, सर, आपका नेटवर्क इश्यू है। किसका? आपका होगा ब्रो, मेरा नहीं है, नहीं यहाँ तो बराबर आ रहा है इसकी, मेरा ही पोजीशन नहीं होगी। क्योंकि मोबाइल में मे कर दे, लैपटॉप में मत करो। हाँ क्योंकि मेरी इधर दिक्कत होती तो मेरा अनस्टेबल नेट लिखा हुआ आ हाँ हाँ सर जाता। बोलो। मोबाइल में मोबाइल डेटा कनेक्ट कर दे वाईफाई को। ये तो पति की हुआ। हम्म, हमारा ठीक पति रखो है। आज। हाँ, ठीक है। चलो वाईफाई पर रहूंगा। हाँ 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 चलो। ठीक है, तो अब क्या पता लगी, स्टोरी क्या बनाओगे भैया? पता है क्या ट्रेडिंग किससे चलती है? प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन जी क्या है? मार्केट की स्टोरी, सॉरी। मार्केट की हाँ स्टोरी को बना के जो ट्रेड लेगा उसे ही प्राइस एक्शन बोला जाता है। तो आपने क्या समझना, हर टाइम हर सिचुएशन की एक स्टोरी है, उस स्टोरी को समझो। अब बायर ने अगर शोल्डर को ब्रेकआउट कर दिया तो हम क्या, बायर ने अगर हेड को ब्रेकआउट कर दिया तो हम क्या बोलेंगे कि भैया सेलर तो ऑलरेडी अपनी सप्लाई दिखा चुका है कि मेरे पास इतना जी ही माल है, ठीक है ना? अब रिमेनिंग बायर को पता है कि भैया माल है नहीं मार्केट में, अब मेरे को खरीदना है, मेरी नीड है, तो मैं प्राइस बढ़ाऊंगा, मैं नेक्स्ट दुकान पर जाऊंगा। तो नेक्स्ट दुकान पर अब तब हम क्या बोलेंगे? रिमेनिंग बायर इंटरेस्टेड हैं, वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहे हैं, और ऑलरेडी सेलर ने हमें पहले ही दिखा दिया उनके पास सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, इसलिए ऊपर की जो रिजेक्शन है बहुत वीक आई है, ठीक है ना? बायर को पता हाँ है कि भैया माल वैसे नहीं है, थोड़े बहुत जो सेलर अपना माल बेचने के लिए एंटर कर रहे हैं वो भी इनफ नहीं है, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? क्लियर। क्लियर। अब क्या पता चला? अब इसकी स्टोरी क्या बनेगी सप्लाई बढ़ी। कि डिमांड मार्केट ज्यादा है में, लेकिन सेलर की वो सप्लाई ज्यादा है। हाँ अब क्या बोलेंगे कि रिमेनिंग जो बायर हैं, ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे
कि रिमेनिंग जो बायर्स थे उनकी जो डिमांड थी वो हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि स्टार्टिंग में वो इंक्रीज हुए थे। अगर मार्केट में डिमांड बिल्कुल ही ना होती तो मार्केट में कैंडल इंक्रीज होती ही ना। मार्केट में डिमांड इंक्रीज है, हाई है, लेकिन सेलर की भी जो सप्लाई है वो हाई है। तभी सेलर ने बायर की डिमांड को डिक्रीज कर। इसका मतलब क्या? अब स्टोरी क्या बनेगी कि मार्केट में यार, अगर मार्केट में माल खत्म हो गया था, अगर मार्केट में सप्लाई खत्म हो गई थी, तो ये अपर रिजेक्शन कहां से आ रही? अगर मार्केट में माल ही नहीं है, अब होता है ना ऐसा कि मार्केट में जरूरी नहीं अगर रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकआउट सपोर्ट बना तो सेलर का मोमेंटम जो है, करेक्शन का मोमेंटम जो है वो लॉस ही हो, ये जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, करेक्शन यहां से स्टार्ट हुई तो यहाँ पे जो लास्ट कैंडल जो सेलर की आई है उसकी लास्ट कैंडल स्टिल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी बायर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि सेलर बायर को अपर रिजेक्शन दे दे के उसको बार बार वीक करने की कोशिश करेगा। क्लियर हुआ? यस यस सर। समझ गए ना? हाँ जो पहली वाली सिचुएशन थी वो तो उसमें तो सीधा समझ आ रहा था कि सेलर की सप्लाई ऑटोमेटिक वीक हो गई होगी, तभी अब माल ही खत्म हो गया अगर मार्केट के अंदर, तो अपर रिजेक्शन आई नहीं तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन इस सिचुएशन में क्या बना कि सेलर की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, मतलब करेक्शन, मतलब माल खत्म नहीं हुआ, माल खत्म नहीं हुआ, तो सेलर वही माल अपना बेचने की कोशिश कर रहा है, बेच बेच के इतना माल बेचा कि बायर की डिमांड को खत्म कर दिया, कम कर दिए। ठीक है ना? तो अब यहां से रिवर्सल है। क्लियर? जी सर। अब तीसरी सिचुएशन अब क्या स्टोरी बनेगी? अब स्टोरी बनेगी कि मार्केट के अंदर बायर का जो मोमेंटम था वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो रहा है। सेलर बायर को माल दे दे के बायर की नीड को खत्म नहीं कर रहा, क्योंकि अपर रिजेक्शन नहीं है मार्केट में। अपर रिजेक्शन नहीं है मतलब बायर, सेलर बायर को माल बेच नहीं रहा, फिर भी बायर की बॉडी डिक्रीज हो रही है। ये क्या बात हुई? अगर आप माल खरीदोगे तभी तो आपकी जो नीड है वो खत्म होगी। आप माल खरीद नहीं रहे फिर भी आपकी नीड खत्म हो रही है, इसका मतलब क्या? आप खरीदना ही नहीं चाहता, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर मार्केट में ये चीज, हाँ, इसका मतलब क्या? जो रिमेनिंग बायर हैं वो कहना चाहते हैं कि भैया मैं 1000 रुपीज के ऊपर बाइंग करना ही नहीं चाहता। तुम बेचोगे तो ठीक, नहीं बेचोगे तो ठीक, मैं हाई प्राइस में परचेज नहीं करना। ठीक है ना? अब क्या स्टोरी है कि जो ठीक है। रिमेनिंग बायर की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है, या ऐसा बोलूं वो सेल्फ डिक्रीज हो रही है, और सेलर की भी जो सप्लाई है वो भी डिक्रीज है मतलब दोनों ही पार्टीज डिक्रीज, ठीक है ना? अब ये जो थर्ड सिचुएशन है ये थोड़ा क्रिटिकल होता है, थोड़ा सिचुएशन इसमें बंदा फंस जाता है। क्या? कि बायर मतलब एक होता है ना मार्केट में लो वॉल्यूम की मार्केट चलने लग जाती है, छोटी छोटी कैंडल, छोटी छोटी बॉडी, छोटी छोटी बॉडी, एक पैच ऐसा आता है कि 5-7 कैंडल 8 कैंडल छोटी छोटी चलने लग जाती है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है उस सिचुएशन में ना बायर इंटरेस्टेड है ना सेलर इंटरेस्टेड है, ना बाइंग, ना खरीदने वाले हैं ना बेचने वाले हैं। जब एक सिचुएशन आएगी ना खरीदने वाले हैं ना बेचने वाले हैं तो उस टाइम मार्केट
लो वॉल्यूम के मार्केट के लिए गंदी हो जाएगी, लो वोल्ट। हाँ लो वॉल्यूम की मार्केट हो जाएगी। अब इसकी स्टोरी वाइज अगर मैं सोचूं तो स्टोरी क्या बनेगी कि बायर खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब बायर ने तो खुद से अपने हाथ खड़े कर लिए कि भैया हम इसके ऊपर नहीं खरीदेंगे। अब बात क्या आ जाती है सेलर के ऊपर, क्योंकि बायर तो इंटरेस्टेड नहीं है। अब सेलर अगर इंटरेस्टेड है तो सेलर को क्या करना चाहिए, सेलर को यहाँ पर अपर अपनी रिजेक्शन देनी चाहिए। हाँ तो अगर नहीं 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 अपर रिजेक्शन नहीं, अपर रिजेक्शन तो दिखी नहीं ना। ओके, यहाँ से एंट्री, ठीक है ठीक है, यहाँ से हाँ एंट्री करेगी। मतलब अगर अगर बायर ने एक हाथ खड़े कर दिए कि भैया मैं उसके ऊपर नहीं खरीदना चाहता, तो इस जगह पे जो सेलर बैठे होंगे अगर उनको नीड होगी कि ठीक है भैया अगर आप 1000 रुपीज में नहीं परचेज कर रहे कोई बात नहीं, मैं आपको लो प्राइस में सेल आउट कर देता हूँ। अगर ये चीज होगी तो सेलर क्या करेगा, अपनी स्ट्रॉन्गनेस दिखाना शुरू कर ठीक है ना। लेकिन अगर मार्केट के अंदर बायर की वीकनेस के बाद, वो भी सेल्फ वीकनेस के बाद, मतलब बायर इंटरेस्टेड नहीं है इसके ऊपर, खरीदेंगे ही नहीं बायर, तो सेलर के भी अगर वीक कैंडल बन गए, अब क्या, वो भी नहीं बेचना चाहते। वो भी नहीं बेचना चाहते। इसी वजह से अब यहाँ पे थोड़ी देर इन दोनों की बेवकूफियां चलेंगी। ये दोनों बायर और सेलर, तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ऐसी सिचुएशन में आप तब तक ट्रेड मत करो जब तक दोनों में से कोई पार्टी एक्टिव ना हो जाए। समझ गए ना, कंसोलिडेशन एरिया बनता है वो इसी वजह से बनता है ना। इसी वजह से बनता है बिल्कुल। जब दोनों पार्टीज, हाँ, नहीं देखो कंसोलिडेशन एरिया दो रीजन से बनता है, या मार्केट में दोनों ही पार्टीज इंटरेस्टेड ना हो, या मार्केट में दोनों पार्टीज दोनों बहुत है ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो। इक्वली। हाँ मतलब दोनों एक दूसरे को बीट करने में लगे हुए हैं तो तब भी कंसोलिडेशन एरिया स्टार्ट होगा। और अगर मार्केट में दोनों ही पार्टीज एक्टिव नहीं है तो उस टाइम देखो, अगर दोनों पार्टीज इंटरेस्टेड नहीं है तो उस टाइम स्टक एरिया क्रिएट होगा, एक छोटा सा जोन में ही बायर सेलर छोटा छोटा कैंडलों के साथ खेलेंगे। लेकिन अगर मार्केट दोनों ही पार्टी स्ट्रांग है तो वो एक तरीके का रेंज बनाएगी, सॉरी कंसोलिडेशन एरिया बनाएगी। देखो स्टक एरिया, कंसोलिडेशन एरिया और रेंजिंग मार्केट, तीनों में फर्क है। जो स्टक एरिया होगा वो आपका होगा ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, बस यही चलता रहेगा। ये क्या है, इसे हम बोलेंगे स्टक एरिया। कंसोलिडेशन एरिया में क्या है, कंसोलिडेशन एरिया में दो तीन कैंडलों का खेल चलता है। ये क्या है, कंसोलिडेशन एरिया। अब रेंजिंग क्या है, रेंजिंग में आ जाता है बड़ा रेंज, इसके अंदर इंपल्सिव वेव करेक्टिव वेव एक ही रेंज में अगर मूव करे जा रही, हो जाएगा। ये रेंजिंग हो जाएगा। फर्क है तीनों में। पहली चीज बोलना समझो कि स्टक एरिया क्या है, कंसोलिडेशन क्या है और रेंजिंग क्या है। सबसे छोटा होता है स्टक, उससे ऊपर होता है कंसोलिडेट, उससे ऊपर होता है रेंजिंग। रेंज हाँ तीनों में समझ आ गया फर्क। ऊपर वहाँ दोनों जी सर, मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। नहीं देखो तीनों मार्केट में। हाँ नहीं 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 तीनों तो चलती, ये तो चलती रहेगी ब्रो, कब तक नहीं करोगे कब तक वो नहीं दोनों ऊपर करोगे। वाले दोनों में ना करे। ऊपर हाँ ऊपर ऊपर मैं जब माइक्रो बताओगे ना, जब मैं हम माइक्रो पे आ जाएंगे, आपका ये बात, ये जो जी डाउट है खत्म हो जाएगा। जी जी माइक्रो पे आपको समझ आ जाएगा कि मेरे को कब क्या नहीं करना। बहुत एक पॉइंट ऐसा बता दूंगा जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है ना। अब ये जी सिचुएशन क्या है, इसमें आपको ट्रेड तब नहीं करनी जब तक दोनों पार्टी में से कोई पार्टी एक्टिव ना हो जाए। क्लियर हो गया, जी सर। हाँ तीनों स्टोरी समझ आ गई अच्छे से, ये कैंडल स्टिक का ही पार्ट है, हाँ सर एकदम आ गए। ठीक है। यही तीन सिचुएशन मैंने बनती देखी है मार्केट के अंदर। हाँ मार्केट में बंदा कंफ्यूज इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है, वो बस ये सोचता है मेरे लिए सब कुछ कैंडल है, सब कुछ कैंडल है। जो बंदा ये सोच के चलता है वो इन चीजों को इग्नोर मारता रहेगा, क्योंकि वो उसके लिए तो व्यर्थ है, वो इस चीजों को समझेगा ही नहीं। वो बोलेगा भाई ये चीजें मेरे काम की नहीं है, मेरे लिए तो बस कैंडल, क्यों बेवकूफ बनाया गया है जो मेंटर्स है, उन्होंने बस यही बोला गया कैंडल और विकी है सब कुछ।
उन्होंने मेन बातें छुपाई जी हुई। सर। तो जब मेन बातें जी छुपा के रखोगे ना, आपको टारगेट पता, ना डायरेक्शन पता, ना स्टक एरिया पता, कहाँ ट्रेड नहीं करनी, किसके ब्रेकआउट के बाद डायरेक्शन शिफ्ट हो जाती है, ना आपको ये पता, ना कंसोलिडेशन एरिया पता, कुछ नहीं पता, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। कैंडल के बिहाफ पे लॉस प्रॉफिट होता रहेगा और एंड में आके आप छोड़ दो, और जिंदगी भर अपने आप को गिल्ट करोगे कि भैया मैं नहीं कर पाया, मैं उस लायक नहीं था, राइट। लेकिन आपको ये चीज पता ही नहीं चलेगी जिंदगी भर, बस आप इसी गिल्टी में रहोगे कि यार मैं कर नहीं पाया, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं थी। लेकिन बात कुछ और ही होगी, आप कर सकते थे, आपको करने नहीं दिया, वहां तक पहुंचे ही नहीं नॉलेज तक। जी सर। पहुंचने ही नहीं दिया, चक्कर ये है, समझे कि नहीं। तो ये बात है, राइट। हाँ बंदा इसी गिल्टी में जिंदगी भर रह जाता है, मैं कर नहीं पाया, मैंने क्विट कर दिया। लेकिन कोई सही बात बताता तो शायद कर जाते, ठीक है ना। तो अब बायर ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके क्या पता चला, हमें ये पता चला कि रिमेनिंग बायर एक्साइटेड है। फाइनली हमें ये पता लग गया कि रिमेनिंग बायर एक्साइटेड है, तभी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद बंदे ट्रेड अपना टारगेट सेट करते हैं, ठीक है ना। जी अब बायर फिर पहुंचे, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। क्यों किया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर? क्योंकि बायर को इस एरिया पर इतनी सप्लाई नहीं मिली, तो रिमेनिंग बायर की डिमांड जो है वो पूर्ति नहीं हो पाई, फुलफिल नहीं हो पाई, तो इसलिए बचे हुए बायर आगे चले, भाई भाई तुम्हारे इधर से काम नहीं बना तो मैं आगे जा रहा हूँ। अब वो आगे कहाँ जाएंगे? आगे जाएंगे दोबारा एक रेजिस्टेंस लेवल पर। रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल पे। और रेजिस्टेंस लेवल पे क्यों जाएंगे? बायर को क्या चाहिए? अपना माल माल चाहिए। माल कहाँ मिलता है? लेफ्ट हैंड साइड वाले रेजिस्टेंस लेवल पे। लोअर हाइस पर। हाँ जितने तभी तभी जितने भी बायर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद लोअर हाई तक की स्कैल्पिंग करते हैं, जी समझे। सर। अगर अगर ये इम्पल्सिव चल रही है तो उसके अंदर एक दो कैंडल रेड आ जाए तो उससे कुछ वो मेजर इम्पैक्ट तो नहीं होगा ना उससे? कुछ नहीं होगा, क्यों होगा? हाँ। उससे कोई लेना देना नहीं नहीं, नहीं। अच्छा। ठीक है। आप जी सर। फिर बायर पहुंचे रेजिस्टेंस लेवल पर। रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचने के बाद पता कि हाँ जी कितनी सप्लाई है, दिखाओ। फिर सेलर ने दिखाया जी मेरे पास तो इतनी सप्लाई है। फिर बचे हुए बायर निराश हो गए। फिर बायर पहुंचे एक नेक्स्ट दुकान पर, चलो भाई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके कंफर्म किया कि रिमेनिंग बायर एक्साइटेड है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके फिर पहुंचे रेजिस्टेंस लेवल पर। अब रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचने के बाद फिर सेलर ने बायर ने पता कि हाँ जी भैया कितनी सप्लाई है। इस बार सेलर ने, अब जरूरी नहीं है बायर हमेशा ऐसे ही चलता रहे कि बायर का ही दबदबा चलता रहे, सेलर आए ना, कभी ना कभी तो बायर एक कभी ना ऐसी कभी तो आएगा। कभी ना कभी तो एक बायर एक ऐसी जगह पर पहुंचेगा जहां पे सेलर का दबदबा होगा, सेलर का राज होगा, सेलर का कंट्रोल होगा, और सेलर का इतना कंट्रोल होगा कि वो बायर पे हावी हो जाएगा। एक ना एक बारी तो ऐसे होगा, ठीक है ना। अब बायर फिर जी पहुंचे एक सर। रेजिस्टेंस लेवल पर। रेजिस्टेंस लेवल से आने के बाद सेलर आए, ठीक है, पता किया कितनी सप्लाई है, दुकानदार ने अपना माल दिखाना शुरू किया, और दिखाते हुए शोल्डर को ब्रेकआउट करके क्या कंफर्म कर दिया कि भाई साहब आपकी जितनी सप्लाई है, मैं आपकी जितनी डिमांड है मैं उतनी सप्लाई दे दे सकता हूँ, देता हूँ। दे सकता हूँ। ठीक है ना। दे सकता हूँ, दे देता हूँ नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ, दे देता हूँ वाले में हाँ फिर हाँ टॉपिक हाँ। चेंज हो जाएगा, दे सकता हूँ, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है ना, चलो भाई दो। फिर बाद में हमें डर रहेगा कि ट्रेंड लाइन भी ना अड़चन पैदा करे, क्योंकि करेक्शन एंड होती है ट्रेंड लाइन पे भी। तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके रखूंगा। फिर मार्केट में ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो गया, इसका मतलब भैया ये तो अब नेकलाइन तक जाएगी। अब नेकलाइन पे मार्केट आने का मतलब क्या? अब हमें ये पता चला कि फाइनली बायर एक ऐसे रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच गया जहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा है। सेलर, अब देखो मार्केट में जैसे ही मार्केट शोल्डर को, वीक पार्टी शोल्डर को ब्रेकआउट करके नेकलाइन तक पहुंचे, आपको बायर वाइज और सेलर वाइज दोनों वाइज अलग अलग सोचना होगा। बायर वाइज क्या सोचोगे जी सर। कि भैया बायर, हेलो, हाँ जी बोलिए। कुछ नहीं सर। ठीक है। तो बायर वाइज क्या सोचोगे कि भैया डिमांड क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि इतना प्रोडक्ट नहीं थी, इतनी सप्लाई नहीं थी, इसलिए डिमांड बढ़ रही थी। सप्लाई नहीं थी, डिमांड बढ़ रही थी। लेकिन अब बायर को पता लग गया फाइनली मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया हूँ, शोल्डर ब्रेकआउट करके वो मेरी नेकलाइन तक आ गई, इसका मतलब सप्लाई ज्यादा है। सप्लाई ज्यादा है तो बायर की डिमांड अब कम हो जानी चाहिए। कम हो जाएंगे।
डिमांड देखो, सप्लाई नहीं होती है तो डिमांड बढ़ती है, सप्लाई नहीं होती है डिमांड बढ़ती है, लेकिन अगर सप्लाई कॉमन हो जाए तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। समझे? अब हम क्या बोलेंगे जी सर। कि बायर की डिमांड अब डिक्रीज हो जानी चाहिए। ठीक है ना? ये तो बात हुई, स्टोरी बनाई मैंने बायर वाइज। अब सेलर वाइज क्या स्टोरी बनेगी? सेलर वाइज ये स्टोरी बनेगी कि सेलर मार्केट में शोल्डर को ब्रेक करके नेकलाइन तक क्यों आए, वो रास्ते में यू टर्न क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रास्ते में सेलर की सप्लाई को बाइंग करने वाले कोई इनफ बायर नहीं मिले, नहीं। जो इनके माल को बाइंग करके यू टर्न दिलवा सके। ठीक है ना? इसलिए अब सेलर को पता है भैया मेरी सप्लाई है ज्यादा, रास्ते में कोई भी, ये नहीं कि रास्ते में बायर ने एंट्री नहीं करी, डिमांड हाई थी, बायर ने एंट्री करी होगी, लेकिन रिजेक्शन के बावजूद सेलर उस कैंडल पे कंट्रोल कर ले रहा होगा बार बार। बिल्कुल। वो रिजेक्शन दे रहा होगा क्योंकि डिमांड हाई है, बायर खरीदने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन इधर की सप्लाई हाई की वजह से वो रिजेक्शन के बावजूद उस पर कंट्रोल कर लेती होगी। ठीक है जी ना? सर। अब सेलर को कोई भी ऐसा खरीदार नहीं मिला रास्ते में जो उसके बायर की डिमांड, उसके माल को खरीद सके। तो अब सेलर को पता है कि भैया रास्ते में तो कहीं नहीं मिला, लेकिन एक पॉइंट मेरे को पता है जहां पे बायर हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। वो कौन सा है? नेकलाइन। अगर डिमांड जोन। हाँ वही। डिमांड स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना? इसीलिए सेलर कहां पे आया? नेकलाइन पे। अब वो नेकलाइन पे क्यों आया? उसको चाहिए कस्टमर। ठीक है ना? रास्ते में कोई भी खरीदार नहीं मिला, जी। कोई भी कस्टमर नहीं मिला, तो वो कहाँ चले आए? ऐसी जगह पर जहां पे नेकलाइन। खरीदार आएंगे, जहां पे खरीदार हम्म। खरीदार एक्टिव होंगे। अब तुम खरीदार आए हो, अब तुम अगर आए हो, तुम नेकलाइन तक आए हो, तुम्हें क्या चाहिए? कस्टमर। क्यों चाहिए? ताकि तुम्हें अपना माल सेल आउट कर सको। ठीक है ना? जरूरी नहीं है जो बायर ने अपनी डिमांड दिखाई है उतनी ही है, ये तो इक्वालिटी हो गई, लेकिन मार्केट का कंट्रोल बायर के हाथ में है अभी भी। ठीक है ना? तो पीछे बैकअप और बायर होंगे जो हम्म। एक्टिव होंगे। ठीक है ना? अच्छा, 1 मिनट रह गया ब्रो, फिर इसका जो थोड़ा सा बस इतना बचा है, ये मैं कल बता दूंगा, फिर हमारी मेजर स्ट्रक्चर मैपिंग हो जाएगी। ठीक है ब्रो? जी सर। ठीक है ना? लेकिन तो इसके सर आगे क्या, का भी है। कुछ नहीं सर, नेकलेस नेक्स्ट टाइम शुरू। हाँ, बाकी इसके आगे अच्छी चीजें हैं काफी, वो भी बताऊंगा। ठीक है ना? लेकिन कल बताता हूँ। ठीक है ब्रो? जी जी ठीक है ठीक है। ठीक है, समझ बाय आ ब्रो। रही है ना अच्छे से? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके।